हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए बेसिक एंड स्ट्रक्चर। इसमें हम डीएनए की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो डीएनए की डिस्कवरी की थी ग्रिफिथ ने। डिस्कवरी का मीनिंग क्या है कि उन्होंने हमें बताया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किस मीडियम के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है। तो इससे पहले हम वेल डिफाइन नहीं थे, हमें पता नहीं था कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है या जो भी मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है जो कि आगे जनरेशन में पास आउट होता है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि करैक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट करता है। तो ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने निमोनिया काज करने वाला रैट में निमोनिया काज करने वाली एक स्ट्रेन ली निमोनिया की। दो स्ट्रेन थी उसकी, रफ स्ट्रेन एंड द स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ जो स्ट्रेन थी उन दोनों में डिफरेंस क्या था? स्मूथ स्ट्रेन के बाहर एक कैप्सूल था, वो कैप्सूल उसे क्या बनाता था? वायरुलेंट बनाता था। और रफ स्ट्रेन के बाहर एक कैप्सूल नहीं था। उन्होंने रफ स्ट्रेन को सबसे पहले माइस में इंजेक्ट किया तो क्या देखा कि माइस लाइव रहा। उसके बाद स्मूथ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो क्या देखा कि माइस क्या हो गया? डेड हो गया। फिर उसने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को यूज किया। हीट किल्ड से क्या होता है कि जो भी निमोनिया है वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। तो जैसे उसके साथ इंजेक्ट किया माइस को तो माइस फिर से क्या था? लाइव था। लेकिन उसके बाद जब उसने रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन दोनों को इकट्ठा यूज किया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को और रफ स्ट्रेन को, तो उसने क्या देखा कि माइस जिंदा रहने के बजाय वहां पे उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो इसका रीजन क्या था कि कोई ना कोई ऐसा मटेरियल था जो इनएक्टिव स्मूथ स्ट्रेन में से कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? रफ स्ट्रेन में। और उसने रफ स्ट्रेन को क्या कर दिया? वायरुलेंट। बिकॉज हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन अपनी तरफ से नहीं काज कर सकती थी डेथ माउस में, तो वो जो मटेरियल था डीएनए था जो कि स्मूथ स्ट्रेन से कहाँ पास आउट हो गया? रफ स्ट्रेन में। अब इसे एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया गया? हमारे पास जितने भी एस स्ट्रेन या स्मूथ स्ट्रेन की सेल थी उसके सभी मटेरियल को एक दूसरे से लाइगेज या अलग अलग कर लिया गया, जैसे आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये देखने के लिए कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जो पास आउट हो रहा है दूसरी जनरेशन में। तो फ्रैक्शनेशन करने के बाद क्या देखा कि कोई आरएनए का मॉलिक्यूल आर स्ट्रेन में डाला तो आर स्ट्रेन की ही रही। प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट में से किसी भी चीज को हमने ट्रांसफर किया तो आर जो स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही हमने डीएनए को ट्रांसफर किया आर स्ट्रेन में तो आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गई? एस स्ट्रेन में। तो इससे ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो रहा है वो क्या है? डीएनए है। तो इसी प्रोसीजर को इन्होंने क्या नाम दे दिया? ट्रांसफॉर्मेशन। फर्दर डीएनए की हिस्ट्री की बात करें, इसकी डिस्कवरी की हिस्ट्री की बात करें तो डीएनए के बारे में 1869 में सबसे पहले मिशर ने बताया। उन्होंने डीएनए को नाम दिया न्यूक्लियन। न्यूक्लियन के बाद 1874 में इसी न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड बोल दिया गया। बाद में लिवेन आई 1926 में, उन्होंने टेट्रा न्यूक्लियड थ्योरी दी। टेट्रा न्यूक्लियड थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि हमारा जो भी डीएनए है वो 4 तरीके के कंपोनेंट से बना हुआ है। उन्होंने इन 4 कंपोनेंट्स को नाइट्रीडिएजेस का नाम दे दिया, जिसे हम आज के टाइम पे न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमें उस टाइम पे एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि कोई डीएनए में 4 कंपोनेंट हैं जिनसे कि मिलकर डीएनए बना हुआ है। मेन जो पार्टिसिपेशन जाता है डीएनए की डिस्कवरी में वो जाता है फ्रैंकलिन का। फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू डीएनए को विजुलाइज किया, डीएनए के स्ट्रक्चर को विजुलाइज किया, लेकिन वो अपनी डिस्कवरी को एंड पॉइंट नहीं दे पाए, उन्हें लोगों के सामने नहीं लेके आ पाए। तो उनका जो भी एक्सपेरिमेंट था उसे रीडिस्कवर किया वाटसन एंड क्रिक ने, और उन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को वो सामने लेके आए सभी के सामने। तो हम आज भी डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो वाटसन और क्रिक को ही जाना जाता है डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के। डीएनए की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डीएनए क्या है? तो डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। और आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में यही डिफरेंस है, शुगर का डिफरेंस है, वो हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमन एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। अगर हम डीएनए की बात करें तो सेम पर्सन में
हर एक सेल में जो डीएनए होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर हम दो लोगों की बात करें तो दो लोगों में भी 99.9% जो डीएनए है वो सेम रहता है, सेम स्पीशीज में। देयर इज डिफरेंस ऑफ ओनली 0.1%, और वही जो 0.1% है वो इतनी ज्यादा वेरिएशन काज कर देता है किसी भी पर्सन में। अगर हम बात करें वेयर इट इज लोकेटेड, most DNA is located in the cell nucleus, as we know very well, but a small amount of DNA can also be found in the mitochondria, and that DNA is known as the mitochondrial DNA. हमें पता है कि जो most of DNA हमारा वो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। लेकिन न्यूक्लियस के अलावा भी हमारे पास कुछ पार्ट है डीएनए का जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बोल देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रीफिंग ऑन द डीएनए। तो डीएनए को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि डीएनए है क्या। डीएनए इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। डीएनए contains all of the genetic material that makes you who you are, and every individual organism has unique DNA like a fingerprint. हमें पता है कि हर एक जो पर्सन का जो डीएनए है वो दूसरे के डीएनए से क्या है, डिफरेंट है, लाइक अवर फिंगरप्रिंट्स। वो कभी भी एक दूसरे के साथ क्या है, मैच नहीं करेगा, उसमें कुछ ना कुछ क्या रहेगी, वेरिएशन रहेगी। तो हमारे पास ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, डीएनए। डीएनए कहाँ पे अरेंज है, क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि डीएनए ही कंडेंस होकर किसकी फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है। क्रोमोसोम में बेस पेयर्स अरेंज रहते हैं। इसके जब हम स्ट्रक्चर डिटेल में करेंगे तो ये सब जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो कैसे, अगर हम देखो इसे लूज करते जा रहे हैं तो लास्ट में अल्टीमेट हमें क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। After that, it contained phosphorus in the form of phosphate deoxyribonucleic acid. It is a molecule that encodes the genetic instructions. ये क्या करता है, हमारे जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे इसने अपने अंदर क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, और उसे आगे वाली जनरेशन में इसे क्या करना है, पास आउट करना है। अब हमारे पास जो मोस्ट ऑफ डीएनए है वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, एज यू नो वेरी वेल। After that, each molecule consists of two long biopolymers made of simpler units called न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे पास दो लॉन्ग बायोपॉलीमर की चेन कह सकते हैं हम। पॉलीमर्स का मीनिंग क्या होता है, जो एक जैसे यूनिट के बने हुए होते हैं। तो उसी तरीके से हमारे डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अरेंज होते हैं, कॉन्टिन्यूस अरेंज होते हैं और एक बायोपॉलीमर की फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये जो हमारे पास चार जो न्यूक्लियोटाइड है वो कौन से हैं, ग्वानिन, एडेनोसिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, जिन्हें हम GATC से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। डीएनए इज वेल सुटेड फॉर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोरेज। डीएनए का जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए एक बायोपॉलीमर है जो कि किन मोनोमर से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर से बना हुआ है। एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और आफ्टर दैट डीएनए इन यूकैरियोट्स, डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अराउंड एक वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हमें पता है, आपने जैसे जो पहले चैप्टर पढ़े होंगे, बैक्टीरियाज आर द प्रोकैरियोट्स, तो उनमें एक वेल डिफाइंड डीएनए नहीं होता, बिकॉज उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। उसमें जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियड बोल देते हैं। आफ्टर दैट डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें नियर अबाउट एक हेलिकल टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होंगे। और वो जो 4 न्यूक्लियोटाइड है वो मैंने आपको बता दिया, वही रिपीटेटिव यूनिट में प्रेजेंट होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड द साइटोसिन। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में डीएनए के हमारे पास कंपोनेंट क्या क्या हैं, एक तो है डीऑक्सीराइबोज, मीनिंग हमारे पास एक पेंटोज शुगर है, उसके बाद 4 हमारे पास क्या है, बेस है, अलग कोई भी बेस सकता है, एडेनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, या ग्वानिन हो सकता है, और एक हमारे पास क्या होगा, फॉस्फेटाइड होगा। शुगर हमारे पास दो तरीके की होती है, राइबोज एंड द डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए में क्या होती है, राइबोज। तो यही से डिफरेंस आ जाता है आरएनए और डीएनए में। The totally structure is the same. The only difference is on the carbon number second. In the ribose sugar, there is OH group on the carbon number second, and in the deoxyribose, there is hydrogen on the carbon number second. The
The remaining structure is same both in the ribose and the deoxyribose. आफ्टर दैट अगर हम बेसिस की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो बेसिस हैं हमने उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, पिरिमिडीन्स एंड द प्यूरिन्स। पिरिमिडीन्स में कौन कौन से आते हैं? थाइमिन एंड द साइटोसिन। प्यूरिन्स में कौन कौन से आते हैं? एडेनिन एंड द ग्वानिन। अब जो हमारे पास पिरिमिडीन है वो 6 मेंबर रिंग होंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रही है 6 कार्बन होंगे इसमें, और जो प्यूरिन्स है वो हमारे पास 6 मेंबर रिंग के साथ एक 5 मेंबर रिंग है, वो हमेशा क्या रहेगी? कंबाइन रहेगी। तो जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेस पे डीएनए के ऊपर अरेंज होते हैं तो एक पिरिमिडीन के साथ एक जो प्यूरिन है वो क्या करेगा? बेस पेयरिंग करेगा। जैसे कि थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग कौन करेगा? एडेनिन, एंड साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा ग्वानिन। थाइमिन एंड एडेनिन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? डबल बॉन्ड। एंड साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। आफ्टर डेट केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट होगी। डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बट हमें डीएनए और आरएनए में डिफरेंस को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम पिरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि साइटोसिन एंड थाइमिन विल बेस पेयर विद द एडेनिन एंड द ग्वानिन, एंड हियर साइटोसिन बेस पेयर विद द ग्वानिन एंड थाइमिन बेस पेयर विद द एडेनिन, बट इट इज ओनली फॉर द डीएनए। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल है, वो बेस पेयरिंग करता है किसके साथ? एडेनिन के साथ। दिस इज फॉर द आरएनए। तो यही डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में। एक तो डिफरेंस हो गया पेंटोज शुगर का, एंड द सेकंड डिफरेंस इज दैट उसमें थाइमिन प्रेजेंट ना होके क्या प्रेजेंट होगा? यूरेसिल प्रेजेंट होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे भी सभी बेस पेयर के स्ट्रक्चर की बात की गई है, फॉस्फेट के स्ट्रक्चर की बात की गई है, एंड वन मोर इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर को इकट्ठा सभी के स्ट्रक्चर को शो किया गया है। थाइमिन बाद में इनकी कुछ इनोल फॉर्म्स दिखाई गई हैं, कीटोइनोल्स फॉर्म, टोटोमेरिज्म जिनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ना है। दिस इज फॉर जस्ट द जनरल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे हमारे पास मोनोफॉस्फेट फॉर्म से हमारे पास लास्ट में क्या बन जाती है? ट्राइफॉस्फेट फॉर्म बन जाती है। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए में आपको मोनोफॉस्फेट फॉर्म दिखाई देती है, लेकिन आपने जैसे एनर्जी करेंसी के बारे में पढ़ा हुआ एटीपी, एटीपी में क्या होता है? वो इसी की इन्हीं बेस पेयर्स की या इन्हीं न्यूक्लियोटाइड की क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पे हमारे साथ एक फॉस्फेट है वो अटैच है, किसके साथ? एडेनोसिन के साथ भी, ग्वानोसिन के साथ, साइटिडिन के साथ या यूरिडिन के साथ। लेकिन जैसे जैसे इनके साथ दो फॉस्फेट और ग्रुप ऐड होते जाते हैं तो यही जो एएमपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है बेस, शुगर एंड द फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ना है तो हम तीनों के बारे में बताएंगे कि इसमें बेस पेयर भी है, शुगर भी है, और क्या है? फॉस्फेट भी है। लेकिन फॉस्फेट कितने अमाउंट में है? ओनली मोनोफॉस्फेट यूनिट है। इसीलिए हम एडेनोसिन के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अरेंज होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट एंड यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ये आरएनए की बात हो रही है। तो वही यूरिडिन की जगह पे अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा? थाइमिडिन आ जाएगा, बट द सिचुएशन इज द सेम। फंक्शन की बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आर द प्रिकर्सर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर हम किसे कह सकते हैं? एक यूनिट है कि इसकी डीएनए की एंड द आरएनए की। द न्यूक्लिक एसिड आर कंसर्न्ड विद द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। यही जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लिक एसिड है, इन्होंने ही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या किया हुआ है? स्टोर किया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास जो एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो कहाँ से बनी है? एएमपी से ही बनी है। तो यही जो फॉर्म है, इनके साथ जब और फॉस्फेट कंबाइन होते जाते हैं तो एएमपी किस में कन्वर्ट हो जाती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। दीज आर द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजंस फाउंड ऑन द डीएनए। तो आपने पढ़ा होगा हमारे डीएनए पे कुछ रीजन कोडिंग होते हैं, कुछ क्या होते हैं? नॉन कोडिंग होते हैं। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग जो हमारे रीजन है वो सारे के सारे कहाँ से बने हुए हैं? इन्हीं न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से बने हुए हैं। आफ्टर दैट अब जो हमारे पास वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल था वो क्या था? डबल हेलिकल मॉडल में हमारे पास एक सेंट्रल एक्सिस होती है और उस एक्सिस के अराउंड काफी सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर्स हैं वो एक हेलिकल की फॉर्म में अरेंज होते हैं।
तो हमारे पास दो हेलिसेस हैं यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ इस एक कॉमन एक्सिस के अराउंड क्या है, अरेंज है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं ये बीच में अरेंज हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। एडेनिन और ग्वानिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये दोनों सभी के सभी जो यूनिट है एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या है, अटैच है। और इसे क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। तो हमारे पास जो डीएनए की बैकबोन है वो बनी हुई है शुगर एंड फॉस्फेट की। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव मैनर में शुगर और फॉस्फेट अरेंज होते हैं और बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं। तो ये जो डबल हेलिकल मॉडल है इसे बाद में किसने प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक ने इन द 1935। अब वही मैंने आपको बता दिया, वही इसमें बताया गया, इन द हेलिक्स द टू चेन और स्ट्रैंड आर द एंटी पैरेलल। एक चीज ये भी है इसमें कि हमारे पास जो भी डबल हेलिकल मॉडल है इसमें ये दोनों की दोनों जो चैन है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगी। एंटी पैरेलल का मीनिंग क्या है, आपने 12th तक पढ़ा होगा, एक इसका थर्ड एंड होता है और एक कौन सा होता है, फिफ्थ एंड होता है। थर्ड एंड फिफ्थ एंड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे थर्ड कार्बन फ्री है एंड यहाँ पे फिफ्थ कार्बन फ्री है। तो दूसरे वाली जो चेन होगी वो इसके अपोजिट होगी। यहाँ पे अगर थर्ड एंड है तो दूसरी चेन का यहाँ पे कैसा एंड होगा, फिफ्थ एंड होगा। इन द सेम वे यहाँ पे अगर थर्ड एंड है तो इसके सामने कौन सा एंड होगा, फिफ्थ एंड होगा। आफ्टर दैट द प्यूरीन एंड pyrimidine base of each strand face inwards toward each other। तो हमें पता है कि एक प्यूरीन और एक pyrimidine के बीच में क्या होती है, बेस पेयरिंग होती है और उनका फेस एग्जैक्टली एक दूसरे के तरफ होता है। द बेसिस आर स्ट्रोक्ड परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द डबल हेलिक्स। ये इसकी क्या हो गई, लॉन्ग एक्सिस हो गई। तो हमारे पास ये जितने भी बेस पेयर्स हैं ये इसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मीनिंग 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। द बेस पेयर आर 0.3 नैनोमीटर अपार्ट इन डीएनए हेलिक्स। A complete turn of helix take 3.4 nanometer. Therefore, in the each helical turn, 10 base pairs are present. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी एक टर्न कब कंप्लीट होगी, 3.4 नैनोमीटर पे कंप्लीट होगी एक टर्न, जो भी हमारे डीएनए की एक टर्न है। और इस एक टर्न में नियर अबाउट 10 जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है वो क्या अरेंज होंगे। और अगर हमारे पास जो टोटल लेंथ एक हेलिक की कितनी है, 3.4 नैनोमीटर है और 3.4 नैनोमीटर में हमारे पास 10 बेस पेयर अगर अरेंज हैं तो दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर होगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास ये जो पेयर प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.34 नैनोमीटर। और 10 बेस पेयर से एक कंप्लीट टर्न बनती है डीएनए की, मीनिंग एक पूरी की पूरी टर्न कंप्लीट हो जाती है डीएनए की। और एक टर्न का जो पूरा कंप्लीट साइज है वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर। हमारे हेलिक्स में दो तरीके की ग्रूव होती है, एक को हम क्या बोलते हैं, माइनर ग्रूव, और एक को हम क्या बोलते हैं, मेजर ग्रूव। तो ये जो ग्रूव है इसे हम क्या बोलते हैं, माइनर ग्रूव, और इस वाली ग्रूव को हम क्या बोलते हैं, मेजर ग्रूव। और ये जो माइनर ग्रूव है और जो मेजर ग्रूव है ये दोनों मिलकर एक पूरे के पूरी एक टर्न की फॉर्मेशन करती है। द मेजर ग्रूव इज द साइट फॉर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। अब जो हमारे पास मेजर जो ग्रूव है वो साइट है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, मीनिंग जो बाहर से आके प्रोटीन इनके साथ बाइंड करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, मेजर ग्रूव के साथ। और द माइनर ग्रूव ओपन आर द साइट फॉर बाइंडिंग स्मॉल मॉलिक्यूल। और जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल आके डीएनए के साथ बाइंड करते हैं वो कहाँ पे आके करते हैं, माइनर ग्रूव। After that, the base pairs of bases are always between a purine and pyrimidine। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो बेस पेयरिंग होगी हमेशा एक प्यूरिन के बीच में और एक pyrimidine के बीच में होगी। जैसे एडेनिन ग्वानिन थाइमिन के साथ बेस पेयर करेगा और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ बेस पेयर करेगा। तो इसका मीनिंग हमारे पास एक चार्ज गफ रूल होता है। चार्ज गफ रूल का मीनिंग क्या है कि जितने हमारे पास प्यूरिन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, pyrimidines होंगे। क्योंकि हमें पता है कि एडेनिन ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग करता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग कर सकता है। इन दोनों के नंबर में डिफरेंस हो सकता है कि जैसे एडेनिन और थाइमिन का मिला के जो नंबर है वो ग्वानिन और साइटोसिन के साथ से क्या हो, ज्यादा हो। या दूसरा केस हो सकता है ग्वानिन साइटोसिन का जो नंबर है वो इन दोनों से ज्यादा हो। लेकिन ओवरऑल जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, pyrimidines होंगे। देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस, आपको पहले भी बता दिया। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे एंड द ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे।
two chains do not have the same base composition, not identical, but two chains are complementary to each other. Such chains are known as complementary chains. कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स का मीनिंग क्या है कि जैसे एडेनिन के सामने क्या होगा, थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की दोनों तरफ आपको सेम तरीके की बेस पेयरिंग दिखाई दे। सेम बेसिक पेयरिंग का मीनिंग क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे सारे एडेनिन ही है या सिर्फ सारे ग्वाइनिन ही है। कुछ कुछ रेयर केसेस में हो सकता है कि हमारे पास एडेनिन की कुछ हद तक या थाइमिन की, साइटोसिन की रिपीटेशन हो जाए। उन्हें रिपीटेटिव यूनिट्स भी बोल देते हैं। रिपीटेटिव यूनिट्स भी बल्कि वही होते हैं जिनमें कि यही जो बेस पेयरिंग है वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाए। बट एग्जैक्टली कभी भी पूरे के पूरे डीएनए में सिर्फ एक तरीके के बेस पेयरिंग आपको नहीं दिखाई देगी। आफ्टर डेट डीएनए के देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप है, कैसे अल्टरनेटिव मैनर में फॉस्फेट के साथ शुगर अरेंज है, फिर से फॉस्फेट है, फिर एक शुगर का मॉलिक्यूल है, और इस शुगर के मॉलिक्यूल के साथ हमारे जो बेस पेयर है वो बीच में अरेंज है, और एंटी पैरेलल चेन है दोनों एक दूसरे के। यहाँ पे फिफ्थ एंड है, इसके सामने वाली में कौन सा है, थर्ड एंड है। यहाँ पे थर्ड एंड है तो इसके सामने वाली चेन में कौन सा एंड दिखाई देगा, आपको फिफ्थ एंड दिखाई देगा, और इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। DNA strands are the anti-parallel। डबल स्टैंडर्ड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। थाइमिन और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड है, ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल सीधा किसके साथ अटैच है, हमारे पास हमारे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर्स हैं उनके साथ हमारे शुगर के जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, अरेंज है, और उनके साथ शुगर के मॉलिक्यूल के साथ क्या अरेंज है, एक फॉस्फेट का जो आयन है वो उसके साथ अरेंज है। तो दोनों की दोनों चेन हमारे पास कैसी है, एंटी पैरेलल चेन है। एंटी पैरेलल चेन्स में क्योंकि इन दोनों का जो फेस है शुगर का वो भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, इसीलिए अगर यहाँ पे जो कार्बन है वो फ्री है तो यहाँ पे आपको कौन सी कार्बन फ्री दिखाई देगी, थर्ड एंड की जो कार्बन है वो आपको फ्री दिखाई देगी। सो होप्सो आपको ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें फर्दर हम हमारा जो एक टॉपिक रह गया न्यूक्लियोसोम उसके बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए किस तरीके से प्रोटीन के साथ क्या रहता है, अरेंज होता है। थैंक यू।